4 अगस्त 2025 की सुबह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि अब मैं शून्य हो गया हूं। यह जो शून्यता का एहसास है किन वजहों से है, क्यों दिशोम गुरु के चले जाने के बाद न सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन बल्कि पूरा झारखंड एक शून्यता का अनुभव कर रहा है, एहसास कर रहा है। इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ गुरुजी पर सबसे ऑथेंटिक आवाज वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा जी। क्यों यह शून्यता का एहसास आज झारखंड कर रहा है? 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। शिबू सोरेन का जाना झारखंड बनने के बाद का पूरे राज्य के लिए सबसे दुखदाई पल है। बहुत कठिन समय है, न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, वो तो एक दल है जिस दल की स्थापना गुरुजी ने की थी। पूरे राज्य के लिए, आदिवासी समाज के लिए, बाकी अन्य समाज के भी लोग। जितना समय बीत रहा है आप देखेंगे हैं गुरुजी का महत्व और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग असली शिबू सोरेन को पहचाने, जाने उनके योगदान को। तो आज सुन इसलिए है कि झारखंड का एक अभिभावक, गार्जियन, वो चला गया। घर में जैसे किसी के घर में दादाजी, परदादाजी, बड़े दादाजी, वो लोग जब होते हैं वो सिर्फ खाट पर लेटे होते हैं, लेकिन उनका निर्णय अंतिम होता है। जब परिवार में कोई विवाद होता है तो सुलझाने के लिए लोग दादाजी जो बोल दिए वो फाइनल होता है। उसी तरीके से जब कोई अनुभव की बात हुई, कहीं कोई मामला फंसता है, जब असमंजस की स्थिति होती है तो लोग गार्जियन के पास जाते हैं, क्या करना चाहिए। तो झारखंड में जब भी कोई इस तरह का संकट का दौर या सुखी का पल, सुख का या दुख का पल, लोग गार्जियन को खोजते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। तो झारखंड को, यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति, राह दिखाने वाला व्यक्ति, पार्टी को निर्देश देने वाला, समझाने वाला व्यक्ति, कठिन से कठिन समय में से बाहर जाने वाला व्यक्ति और हर दल को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा। इसीलिए ये पल बड़ा कठिन है दौर का कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा उसके बारे में जाएंगे, लेकिन जो बार बार एक होता है ना कि ट्रेंड चलता है कि जब कोई इस तरह की शख्सियत, इस तरह का व्यक्तित्व तो चला जाता है तो लोग कहते हैं कि एक अपूर्णीय क्षति हुई है, यानी कि जो भरी नहीं जा सकती। तो एक बार जरा उस पर आते हैं कि क्या नहीं भरा जा सकता गुरुजी के जाने के बाद, उन्होंने क्या किया था झारखंड के लिए। देखिए, ये आमतौर पर कहा जाता है, गुरुजी के लिए बिल्कुल अलग है, सच है। आप उठाकर देखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या कद था, है ना, वो अलग है। आप कहेंगे उसके बाद देश तो कोई आदमी आए जाए चलता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन कई चीजों की कमी को आप भर नहीं सकते हैं। जैसे जो शिवसेना में जो स्थान था किनका, बाला साहब का था, ठाकरे साहब का था। तो आप देखेंगे कि उनके बाद भी तो पार्टी चलती रही, शिवसेना पार्टी चलती रही, लेकिन क्या हो गया, बड़ी परेशानी हुई है। तो झारखंड में शिबू सोरेन ने क्या किया उसको समझना होगा कि 2-3 बड़े काम उन्होंने किया। ये जो मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक भी रहे, ये सब कुछ नहीं है, पद उनके लिए कुछ नहीं रहा। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी लंबे समय तक, अपना पूरा जीवन है जंगलों में, पहाड़ों के बीच में, गांव में, अंदर में, घर से बाहर रहकर बिताया, लोगों को एकजुट किया। आदिवासियों की जमीन पर जो लोग कब्जा कर चुके थे और अपनी जमीन रहते हुए उसी खेत में काम करना पड़ता था, उससे बाहर निकाला, जमीन दिलाई, आदिवासी समाज को राह उन्होंने दिखाई, समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। तो ये सब चीजें की है। और फिर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, अलग राज्य में जयपाल सिंह भी लड़ाई लड़े, उन्होंने एक आधार बनाया। बाद के दिनों में जब गैप एक हो गया तो शिबू सोरेन ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, विनोद बिहारी महतो और ए के राय के साथ मिलकर, तो वही झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना पावरफुल संगठन बन गया। अलग राज्य की लड़ाई इतनी तेज हो गई कि अंततः है अलग राज्य बना। तो शिबू सोरेन का योगदान अलग राज्य बनाना, महाजनी प्रथा को खत्म कराना और झारखंड के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को
आत्मसम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो ये काम तो और संभव नहीं हो सकता है। अलग राज्य की लड़ाई तो अब चूंकि अलग राज्य बन गया है, तो अब अलग राज्य की आप लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। समाज सुधार का उन्होंने काम किया। तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ा काम जो फिर मैं कह रहा हूं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, कि लोग, एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि ये तो आदिवासी नेता थे। आपने देखा होगा अभी भी, हाल के दिनों में भी कई कमेंट आते रहते हैं। नहीं, आप दिमाग से निकाल देना होगा। झारखंड ही नहीं, जिसको समझना पड़ेगा कि इस आदिवासी लीडर ने सौहार्द बनाने के लिए क्या नहीं किया। इनके साथ जो लोग भी थे वो किसी खास जाति और धर्म के नहीं थे, समुदाय के नहीं थे। सबको साथ लेकर चलने, राजनीति अलग होती है लेकिन शब्द अलग होते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलना। बड़े बड़े निर्णय में जब झारखंड जल सकता था, परेशान हो गया था, उसको बचाने के लिए शिबू सोरेन ने, गुरुजी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी पार्टी का नफा और नुकसान नहीं देखते हुए राज्य को बचाने का काम किया, जिसमें से एक बड़ा मामला है डोमिसाइल का, जिसका जिक्र आप सब जानते हैं। डोमिसाइल से लेते हुए उन्होंने समाज सुधार का काम किया। समाज सुधार को जब आप डिकोड करें, जैसे इसको समझना थोड़ा सा, जो आज की पीढ़ी है उसके लिए, अगर किसी से कहिए कि उन्होंने समाज को सुधारा था, तो उसको बड़ा समझ नहीं आता। क्योंकि आज के दौर में अगर आप इस झारखंड को देखेंगे, आज के दौर में अगर आप रांची में जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि सब कुछ ठीक तो है, इसमें कौन से समाज को सुधारना है, क्या हो गया। तो उसको एक छोटा सा उसके पीछे का उदाहरण हम देते हैं कि बहुत अरसे तक ये जो महाजनी प्रथा जिसका अनुज सर जिक्र कर रहे थे, वो इस तरह से होती थी कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जनजातीय समूह के लोग हैं, उनको खेत में काम करने के लिए रखते थे, और उनके घर में शादी या किसी के नहीं रहने पर जो कुछ थोड़े पैसे उनको ज़रूरत होती है, वो पैसा अगर उनको दे दिया तो उसके बदले में उनसे लिखवा लेते थे पन्ने पर कि अब ये पैसा जब आप देंगे तब आपको आपका खेत यानी आपकी ज़मीन वापस की जाएगी। और वो पैसा कितना बढ़ता जाता था इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। कब कितना पैसा वो लेंगे इसकी जानकारी नहीं होती थी। आप माने कि अगर 4 रुपए और 2 आने रुपए, 4 रुपए और 2 आना पैसा दे दिया किसी ने, किसी महाजन ने किसी जनजातीय समूह के लोग को, तो एक पीढ़ी पूरा भरेगी 4 रुपए को, अगली पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी भरेगी, उसकी अगली पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी भरेगी। 3-3 पीढ़ियों तक 4 रुपए का कर्ज चलता रहता था और वो भरा नहीं जाता था। आप ऐसे समझिए कि कितना असर उसका होता था कि अगर किसी जनजातीय समूह का बच्चा 11, 12, 13, 14 साल का होता था तो महाजन दबाव डालते थे कि आप इसकी जल्दी से शादी करा दीजिए, वजह कि एक और मजदूर उनको मिल जाएगा। जैसे ही शादी होगी घर में एक नई लड़की आ जाएगी, वो भी उनके खेत में काम करने के लिए शुरू हो जाएगी। धान, गेहूं या अनाज या बाजरा, बड़े लंबा इतिहास है, वो कुछ छोटे से मात्रा में उनको दे दिया जाता था। अगर आप पूरे साल का अनुभव एक औसत निकालें तो आप पाएंगे कि कुछ पूरे महीने के लिए या प्रतिदिन एक व्यक्ति को खाने का अगर आप हिसाब मिलाएं तो 200 ग्राम या 100 ग्राम अनाज उनके हिस्से आता था। यह पूरी प्रथा, ये पूरी जो प्रथा है, इस प्रथा को गुरुजी ने चेंज कराया। इसमें एक आंदोलन का नाम आता है जिसमें धान काटने वाला आंदोलन, उसके बारे में अनुज भैया से पूछना चाहूंगा कि वो क्या था जिसको बहुत याद किया जाता है। हाँ, धान काटो आंदोलन चला था और बड़ा गहरा इंपैक्ट उसका हुआ था। उसको समझिए ऐसे कि जमीन आदिवासियों की, जब उसके घर में, ये सबको जानता है कि आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, पहले तो और बुरी थी, बहुत बुरी। तो जब भी घर में कुछ जरूरत पड़ती है, अनाज, पैसे का, पर्व त्योहार है, कुछ दुखद घटना घट गई है तो पैसे की जरूरत पड़ती, तो महाजन कर्ज देते थे और कर्ज के एवज में जमीन लिखवा लेते थे। जमींदार भी मिले हुए थे। तो जमीन किसकी? आदिवासियों की जमीन, संथालों की जमीन। उस जमीन पर कब्जा किसका? महाजनों का कब्जा, जमींदारों का कब्जा। और उसी जमीन पर फिर यही आदिवासी जिसकी जमीन होती थी वो जाकर बुआई करते थे, धान लगाते थे हैं, और वहीं पर बेगारी खटते थे। तो जिसकी जमीन, जो जमीन का मालिक है, वही उसी जमीन पर लगा रहा है और काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जिसमें उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो ये दौर था। तो शिबू सोरेन जी ने, गुरु जी ने शुरू किया कि नहीं, जमीन को मुक्त कराएंगे। तो ये आंदोलन चला कि ठीक है, लोगों को एकजुट किया है, आप जमीन पर तो कब्जा कर लिया है, जमीन आपने जालसाजी करके लिखवा लिया है, कर्ज को चुकता करने के बाद भी वो लगातार बढ़ते जा रहा है, उसे मुक्त नहीं होने दे रहे हैं। तो लोग जो हैं
हैं, सब लोग जुटे और आदिवासी युवक, बाकी लोग, महिलाएं सब एकजुट हुई। तय होता था कि भले ही जो जमीन आदिवासियों की जमीन थी उसी पर, ऐसा नहीं कि कोई और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये जिसकी जमीन थी उस पर महाजनों ने, जमींदारों ने बुआई तो कर लिया, धान तो लगा दिया, लेकिन जब धान बन जाएगा, धान पककर तैयार हो गया, तो आदिवासी यूथ लड़के गुरु जी की अगुवाई में पूरे एरिया को घेर लेते थे तीर धनुष के साथ, और वो सीमा पर कियारी पर चारों ओर से तैनात रहते थे। और उस समय जो महिलाएं होती थी वो धान काटती थी हैं। उसी दौरान पुलिस को बुलाते, कभी वो लोग महाजनों के गुंडे होते थे, वो लोग आते थे, वो लोग फायरिंग करते, लोग मारे जाते, ये आंदोलन चला। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जब धान कट जाता था तो धनकटनी आंदोलन में फिर सामूहिक खेती का गुरुजी ने अभियान चलाया, और उसके पीछे मकसद था कि जब धान कट जाए तो उसका उसको 3 हिस्से में करना है। एक हिस्सा जाएगा जो व्यक्ति की जमीन थी उसको जाएगा, अच्छा। एक हिस्सा जाएगा जो सब लोग मिलकर काट रहे हैं, जिन्होंने श्रम किया, जिसके पास जमीन नहीं थी है, उनको मिलेगा। अच्छा। है तो उसका हुआ एक इकोनॉमी, उसकी एक अर्थव्यवस्था थी। और थोड़ा सा धान जो है वो बचा रहेगा है, अनाज गोला बोलते थे, अनाज गोला के तौर पर में रखा रहेगा है। जब किसी को जरूरत पड़ेगी, गांव के लोगों को इमरजेंसी में अकाल पड़ेगा, परेशानी हुई, कोई परिवार भूखा न सोए, वो अनाज गोला से जरा लाकर अनाज खाता था। तो ख्याल, सबका ख्याल पूरे गांव का है। तो ये गुरु जी का ये आंदोलन बहुत ही हिट हुआ था, जिसपे रिसर्च करने के लिए बाहर की टीम आती थी कि कौन सा इकोनॉमी, कौन सा सिस्टम बना के रखा है शिबू सोरेन जी ने। तो ये उनका एक असर, बैंक बनाने की सुविधा। अकाल वाला जब सर ने जिक्र किया तो उसको आप ऐसे समझे कि जब सामान्य परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दिन भर के लिए 200 ग्राम अनाज मिल रहा है, अगर वो अकाल पड़ जाए तब उनकी स्थिति कैसी होगी। अमूमन बच्चे कुपोषित होते थे, जल्दी मर जाते थे, और पूरे शरीर पर ढकने के लिए सिर्फ कुछ धोती या इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता, मतलब आवश्यकता क्या था ही नहीं, तो आवश्यकता की बात ही उसमें नहीं होती थी, तो उतने से ही उनको पूरा जीवन गुजारना होता था। उस पूरी एक तरीके का जो समाज था, उस पूरे समाज को आज कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है गुरु जी के एफर्ट्स ने। आज झारखंड में सरकार है, हेमंत सोरेन जी उसके मुखिया हैं, जो कि एक जनजातीय समूह से आते हैं, तो आज उनकी राजनीतिक भागीदारी भी कितनी बड़ी हो गई है। उनको ध्यान में रख करके हाल फिलहाल जितनी भी राजनीतिक आपने चीज़ों को देखा होगा, पूरे देश में यह एक जनजातीय वर्ष मनाने की भी बात हो रही है। तो उनका योगदान है कि आज कितनी बड़े स्तर पे जनजातीय समूह को पहचान मिली है, उनको मुख्य धारा से जोड़ा गया है। एक बार आज चूंकि अवसर है तो गुरु जी के खुद के जीवन को भी एक बार पीछे जाकर के हम देखते हैं कि उनका जो पैदाइश है वो नेमरा गांव की है। हम जानना चाहेंगे उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ पहलू, कि कैसे उनका जीवन आगे बढ़ा। देखिए, बहुत गुरु जी का जीवन इतना लंबा रहा और इतना संघर्ष का रहा कि उस पर घंटों बात करेंगे तभी पूरा नहीं होगा। तो हम लोग ब्रीफ में बताते हैं कि गुरु जी का जन्म 11 जनवरी 1944 को निमरा में हुआ था। निमरा तब हजारीबाग में था है। अभी आप गोला के आगे जाएंगे तो निमरा गांव है जहां पे उनका जन्म हुआ था। बाकी जैसे आदिवासी बच्चे या जो गांव के जो बच्चे होते हैं, आम बच्चे होते हैं, वैसे गुरु जी की पढ़ाई जगह चल रही थी। इनके पिता शिक्षक थे, गांधीवादी थे, बड़े सज्जन व्यक्ति, लेकिन पूरे एरिया में महाजनी प्रथा जबरदस्त थी, तो उसका वो विरोध भी करते थे। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी गुरु जी के पिताजी का रोल था। शिक्षक के नाते वो अपना सबों को समझाना बुझाना करते थे। महाजनों ने उनकी हत्या कर दी, और उस समय गुरु जी स्कूल में पढ़ते थे, 9th क्लास के आसपास होंगे। उसने गुरु जी का पूरा जीवन बदल दिया है। उसी समय जब वो घर में आए, उनको चला पता, हॉस्टल छोड़कर आए, जब चला पता कि महाजनों ने हत्या की है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि इसकी जड़ को खत्म करेंगे। जिस महाजनी प्रथा ने उनके पिता की जान ली है, उस महाजनी प्रथा को ही खत्म करेंगे, ताकि किसी और के पिता की हत्या न हो, कोई और व्यक्ति न जाए। ये बड़ा उस उम्र का। और गुरुजी वहां से निकले, फिर धीरे धीरे अपने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, परिवार भी आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं था, बहुत परेशानी हुई। गुरुजी को पैसे भी कमाना पड़ा, कुछ बांस का भी बिजनेस किए, वो सब करते गए। वहां पर उन्होंने संथाल सोनोत समाज बनाए, आदिवासी सुधार समिति के रूप में कन्वर्ट किए। गोला से निकले, रामगढ़ होते, गोला से फिर आप चले गए, आगे बढ़ते हुए गए, गांव से निकले हैं।
फिर एक चुनाव भी लड़ गए वो, पंचायत का चुनाव लड़े, वहां पर भी महाजनों ने उनको हरा दिया। तो अच्छा। एक तो था, सब मिलजुल कर हम्म, गेम करके उनको किया। तो नाराजगी थी, लेकिन जो जिस तरीके से वो लड़ाई शुरू किए थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, उसी समय संथाल समुदाय के मन में इन शिबू सोरेन के प्रति एक विश्वास जागा कि इसके अंदर में आग है, यही व्यक्ति है जो हमें न्याय दिला सकता है और महाजनी प्रथा से मुक्ति दिला सकता है, इसको सपोर्ट करेंगे हम लोग, करेंगे हैं। महिलाओं को भी लगा कि उनकी जमीन वापस हो सकती है, तो धीरे धीरे इनके ऊपर विश्वास बढ़ता गया और लोग जुटते चले गए। यहाँ से गुरुजी जैना मोड़ में गए, वहां सेंटर बनाए। फिर बोकारो में उस समय चल रहा था, बन रहा था प्लांट, वहां गए, इनका एरिया बढ़ता गया। वहां फिर विनोद बिहारी महतो से भेंट हो गई, धनबाद गए, वहां भेंट हो गई, जुड़े। फिर इन्होंने सेंटर बनाया। सुबह निकलते थे गुरुजी धनबाद से, बोकारो से, जहां भी रहे, और पूरे टुंडी इलाके में आसपास के एरिया में देखते थे। अब पुलिस खोज रही थी, धनकटनी आंदोलन शुरू हो गया था, तो धनकटनी आंदोलन के बारे में इनको कई बार मारने का प्रयास किया गया, कई बार, हर बार वो बचते गए। चलिए वहां से, तो टुंडी के आसपास का एरिया वो इलाका था घने जंगल, पारसनाथ की पहाड़ी आप जानते होंगे, पारसनाथ की तराई में जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर सकता जाने के लिए, और संथाल बहुल इलाका था। तो वहां को सेंटर बनाया गुरुजी ने, वहां पे एक आश्रम खोला, पोखरिया में आश्रम खोला, शिबू आश्रम था। और वहां पर पहले तो कई घटना भी, हाल में ही हम एक आध व्यक्ति जो उनके समय के पुराने व्यक्ति थे वो जीवित हैं, तो उन्होंने बताया था कि इतने चौकस रहते थे, जब पुलिस इन करने का प्रयास करती थी, जंगलों में कभी कभार प्रयास की है, तो गुरुजी कभी एक जगह सोते नहीं थे। रात में शाम में सोने गए हैं 7-8 बजे गए, और उसके बाद 3-4 घंटे के अंदर में जगह बदल दी है, वहां से है, एक जगह नहीं है। तो पुलिस कई बार आदेश हुआ कि उनको अगर देखा जाए तो गोली मार देने का भी आदेश हुआ था। ये हाल था, ये दौर था। अलग राज्य जब ये की लड़ाई चल रही थी, 73 में बन चुका था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अधिवेशन हुआ था स्थापना के बाद। उसमें एक दरोगा थे घटक, उनको गांव के लोगों ने मार दिया था। तो ये घटना थी। उसके बाद मामला चला गया था इंदिरा गांधी के पास। अच्छा। उसमें प्राइम मिनिस्टर थी करके था, और इमरजेंसी के ठीक पहले की बात है, 1974 का आदेश हुआ कि इनको किसी हाल में पकड़ना है, और तब केवी सक्सेना को भेजा गया था, धनबाद का डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेजा गया था। है जब उनको बोला गया था कि इस पर कंट्रोल करना है, इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, जब केवी सक्सेना आते हैं और जब मालूम करते हैं, तो देखते हैं कि ये आदिवासी लीडर जो है, ये तो बेहतर काम कर रहा है। अच्छा। ये गांव के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, सामूहिक खेती करवा रहे हैं, एक अच्छा काम हो रहा है। इनको अगर मुख्य धारा में ले दिया जाए तो बहुत कल्याण होगा, स्टेट का पूरा का होगा। फिर उन्होंने मुलाकात की शिबू सोरेन से, वो लेख दस्ता है, और फिर गुरुजी ने बाद में सरेंडर किया, और वो जेल में गए। तो ये सब सहमति थी कि आप सरेंडर करके मुख्य धारा में आए, ताकि आप जो आदिवासियों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसको और तेजी से चलाएं, सरकार आपका साथ देगी। तो ये गुरुजी के महत्व को समझा था किन्होंने, केवी सक्सेना ने। हालांकि जिस समय सरेंडर किया उसमें केवी सक्सेना नहीं थे, लक्ष्मण शुक्ला बन के डीसी आ गए थे, क्योंकि बहुत जैसे ही केवी सक्सेना ने शिबू सोरेन की गुरुजी की तारीफ की, उनसे मिले, तारीफ की, उनसे प्रभावित हुए, पत्र भेजा, सारा कुछ सरकार को है। फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से मुलाकात हो गई। सब सारी कहानी ये कहानी मत कहें, सच्ची घटना है। उसके बाद एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ हो गया केवी सक्सेना के, और उनको वहां से हटवाने का प्रयास किया। ये घटना थी। इतना प्रभाव था बाकी लोगों का। तो वो शिबू सोरेन, फिर अलग राज्य की लड़ाई को तो आप जानते ही हैं। घर में शिबू सोरेन बनने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने किया, इधर से किया, क्योंकि आपके लिए परिवार बड़ा महत्व होता है किसी व्यक्ति के लिए। तो पारिवारिक जिम्मेवारी को उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने बखूबी निभाया। बच्चों को कैसे, जब बच्चे हो गए तो बड़ा हो रहा है, तो कैसे पढ़ाई लिखाएं, जो सिखाएं, संस्कार सिखाएं, ये सब घटना है, बहुत बार में घटना है। जब एक बार पता नहीं चला, गुरुजी का कभी और चर्चा करेंगे जी। तो रूपी सोरेन जी और गुरुजी की माँ दोनों टुंडी के जंगल में गए थे कि कहाँ है गुरुजी, पता नहीं चल पा रहा है।
पुलिस खोज रही थी, ये अंडरग्राउंड थे, ये सब घटना घटी थी। तो शिबू सोरेन कोई एक दिन में शिबू सोरेन नहीं बन गए हैं, दिसम गुरु ऐसे नहीं बन गए हैं। उन्होंने संघर्ष किया, स्टेट को दिया, राज्य बनाया है, और जो संघर्ष किया, आज 2 घंटा कोई घर से बाहर जाता है तो बच्चे और पत्नी याद आते हैं, और जिसने 40 साल तक जंगलों में संघर्ष किया, तो उसका क्या कोई विकल्प हो सकता है? उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, बताएं आप। बिल्कुल वाजिब है, उनकी भरपाई कर पाना एकदम से असंभव जैसा है, नहीं हो पाएगा। आगे के लिए एक चीज यह पूछना चाह रहे हैं कि गुरुजी नाम जैसे जिस क्षेत्र में गुरु किसी को कहते अगर पुकारते भी हैं, बनारस वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, तो अमूमन एक दूसरे को बुलाने में का गुरु का हालचाल इस तरह की बात होती है। झारखंड में गुरु कहने की तो प्रचलन है नहीं, और जो शिबू सोरेन जी हैं वो ऐसा भी नहीं कि वो शिक्षक रहे हैं कि उनको गुरु कहा जाए। क्यों उनके नाम में गुरुजी वाला भाव आ गया पूरे झारखंड में? 2 शब्द का प्रयोग होता है, गुरुजी और दिसोम गुरु। तो अनेक उदाहरण मिलेंगे। कोई बताया कि सबसे पहली बार इस व्यक्ति ने कहा उनको गुरुजी, नहीं। जो बातचीत करने के बाद निकला कि जब शिबू सोरेन आदिवासी समाज के उत्थान के लिए टुंडी में अपना एक 21 सूत्री कार्यक्रम चलाए, 21 सूत्री कार्यक्रम था, चलाए, उसमें एक था कि वो मानते थे कि आदिवासी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप शिक्षित नहीं हो। शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, और कहते थे कि जो शादी ब्याह और छठी छेला और मरने जीनी में जो पैसा खर्च करते हो, और त्योहार के नाम पर 3 दिन तक जो खर्च करते हो, उतना मत करो, उसको छोटा करो, खर्च कम करो। वो जो 2 पैसा बचता है, उस पैसा को बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करो, बच्चों का भविष्य बनाओ, खुद पढ़ो। और उसी समय इन्होंने क्या किया कि रात्रि पाठशाला खोली। मतलब दिन भर खेत में काम करता तो कैसे पढ़ेगा, तो घर भी तो चलाना है। तो दिन भर आदिवासी युवक या बुजुर्ग भी वो अपने खेतों में काम करते थे, बच्चे लोग भी सपोर्ट करते थे उसमें, कोई धान ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, जो जिसको जो करना है काम कर रहा है। रात के समय लालटेन, तब बिजली कहाँ थी, तब लालटेन में, ये मामला है 74-56 सब चला है, में बच्चों को पढ़ाते थे। तो उस समय उन्होंने तय किया था कि हम भी पढ़ाएंगे अपने भी, और जो गांव का शिक्षित आदमी है वो पढ़ाएगा बाकी लोगों को है। उसी समय एक व्यक्ति थे, टीचर थे, बाद में बने, उनका नाम था राजेंद्र बाबू। अच्छा, राजेंद्र मिश्रा की राजेंद्र प्रसाद जो भी होंगे, हमको बहुत याद नहीं पड़ पा रहा है। तो राजेंद्र बाबू समझिए, राजेंद्र बाबू को जिम्मा था एजुकेशन के बारे में है, और गुरुजी अपने भी जाकर रात को पढ़ाते थे। तो वहां से शुरू हुआ कि ये व्यक्ति, ये तो गुरुजी हैं, ये पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, गुरु हो गया है। तो वहां से गुरु की प्रथा शुरू हुई, और समाज को लगा, समझ को लगा यही व्यक्ति तो राह दिखा रहा है हमको। गुरु का मतलब राह दिखाने वाला है, जिसके पास ताकत है। यहां तक हो गया था कि लगता था कि यही गुरुजी ही सबका उद्धार कर सकते हैं। जमीन वापसी का मामला हो, राह दिखाने का हो, शराब नहीं पीने का हो, सामाजिक बुराई को दूर करने का हो, तो राह तो यही दिखा रहे हैं। तो यही तो हमारे दिसम गुरु हैं, यही तो हमारे गुरु हैं। तो इस तरीके से इनका नाम दिसम गुरु भी पड़ा, और गुरु जी के नाम पे लोग इनको बुलाने लगे। तो हर कोई अलग अलग, कोई बाबा बोलता है, कोई गुरु जी बोलता है, सबका अपना स्नेह है, जो जिसको ठीक लगता है उस हिसाब से उन्हें संबोधित करते हुए, पर सभी के संबोधन में रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा दिखाई देता है। एक बात आती है कि जब उन्होंने झारखंड का आंदोलन, झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन इतने बड़े स्तर पर छेड़ा, उसको लड़ते रहे, तो जब झारखंड राज्य बना तो पहले सीएम के तौर पे वे क्यों नहीं चुने गए? क्या हुआ था साल 2000? देखिए, जो आदमी लड़ा अलग राज्य के लिए, तो सेंटिमेंट उनके साथ है जी। क्या कि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है, जो कि तय होता है कि किस दल की सरकार बनेगी, ये विधायक तय करते हैं जी। दुर्भाग्य रहा उन दिनों कि 95 का चुनाव हुआ, फिर 2000 का चुनाव हुआ। जो चुनाव हुआ उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास उतना बड़ा बहुमत नहीं था, उसके उतने विधायक चुनकर नहीं आए थे है, जिससे कि उनकी सरकार बन सके। तो ये एक बड़ा कारण था, संख्या कम थी। दूसरा, भारतीय एनडीए की सरकार थी, गुरुजी एनडीए के साथ थे। जब ये लोगों को भरोसा था कि शिबू सोरेन को ही पहला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कई बार ऐसा होता है, कई बार
लेकिन उसके लिए दल को तैयार होना पड़ता है, बड़ा दिल दिखाना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने लड़ाई ली। तो वो एक अलग बहस का विषय है कि कम सीट होने के बाद भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री, ये आपका अधिकार है। तो लोग, उस दौर के जो लोग भी थे, नहीं अवसर दिए। अगर और कहें, साफ साफ बात करें हैं, तो बिहार के चुनाव में देखिए आप, जदयू के विधायकों की संख्या कम थी जी, भाजपा की ज्यादा थी, लेकिन तो भाजपा ने तय किया ना एक काम कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये काम उस समय नहीं हुआ, इसका अफसोस सब लोगों को करके रहा। खैर, वो अगर आप लीगली देखेंगे तो एनडीए बोलेगा भाई कि हम क्यों छोड़ेंगे, भाजपा बोलेंगे हम क्यों आपको सत्ता देंगे। ये बना बना उनकी रणनीति रही है। लेकिन जो सेंटीमेंट था वो गुरुजी के साथ था, लेकिन सेंटीमेंट से बहुत कुछ नहीं होता है, संख्या बल पर होता है। एक एक सीट से अगर आप देखें कि गुरुजी जब मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार संख्या बल और कहीं ना कहीं बहुमत का मामला ऐसा आता गया, कभी चुनाव का मामला गया है कि उनको बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो ये जीवन में आप सब कुछ नहीं पा सकते हैं। तो फिर भी मेरा मानना है कि ये 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सबसे बड़ा कद पा चुके थे। ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। राजनीतिक जीवन से ज्यादा उनका जो सामाजिक जीवन है, उन्होंने जो काम किया, जो झारखंड के लिए काम किया, जो अलग राज्य दिलवाया, उस लड़ाई लड़ी, उस आंदोलनकारी के नाते वो एक उसका कद बहुत ऊंचा है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद उनके बहुत करीब रहे हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो भविष्य में आप क्या क्या देखना चाहते हैं जो गुरुजी के लिए, उनको काफी समय तक याद करने के लिए उपयोगी होगा झारखंड के लिए? देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि उसके पहले बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे 9 जून 1900 को, लेकिन उनको उसके बाद एक बार 1912 को छोड़ दे आप में एक बार जिक्र उनका आता है, बीच में उनको भूला दिया गया था। और 1939 में जब जयपाल सिंह आए तो फिर शुरू हुआ। और जब बाद के दिनों में जैसे जैसे समय बीतता गया, राज्य बन गया। और आज देखिए, बिरसा मुंडा राष्ट्रीय नायक हैं, जिनके गांव में जन्मस्थली की पुण्य जन्मस्थली बिरसा मुंडा की उली हाथों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाते हैं। ये सम्मान भगवान बिरसा मुंडा का रहा है, लेकिन पहले नहीं रहा। तो समय जैसे जैसे बीतेगा, जैसे जैसे देश शिबू सोरेन के योगदान को और समझेगा, है इनका कद और ऊंचा होता जाएगा। ये गौर करिए, बढ़ता जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा। है क्यों मैं कह रहा हूं कि अभी भी लोग उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा तक ही कई लोग सीमित करके रखेंगे हैं। एक बड़ा वर्ग है जो उससे ऊपर मानता है। लेकिन जब आप दल से ऊपर, वो तो पिछले कई सालों से है सक्रिय पॉलिटिक्स के किनारे थे, बहुत ज्यादा जाना आना, आशीर्वाद देना वो अलग बात है, देखना समझाना बुझाना है, लेकिन डे टू डे के काम में तो देखते नहीं थे। तो उनका कद बढ़ता गया। अभी तो राष्ट्रपति को भी गई थी देखने के लिए, उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए है। जिसका पहला मौका आया था जब देश के राष्ट्रपति अस्पताल में जाकर देखने गए, तो ये सम्मान था, ये कुछ था। तो गुरुजी के नाम पे कई चीजों को होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, इनकी कमी और तेजी से खलेगी, इनकी स्वीकार्यता और बढ़ेगी। जीवन में जब आदमी रहता है तो उसके साथ सुख दुख का, प्रिय अप्रिय सारी चीजें होती हैं। एक आदमी हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। महात्मा गांधी तो खुश नहीं कर पाए सब कोई को। एक बड़ा वर्ग आज भी उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो ये तो हर के साथ होता है। मेरा मानना है कि गुरुजी को आने वाले दिनों में भी बरसों बरस लोग याद रखें। इसके लिए कई काम करने पड़ेंगे। सरकार जेएम की रहे या किसी की रहे, बाकी दलों को है, इसको दल से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। दल से ऊपर अगर आप ये बोलेंगे नहीं तो मेरे दल के नहीं थे तो ऐसा था, नहीं, पॉलिटिकल गेम की बात ही नहीं हो रही है। इसको पॉलिटिक्स से किनारे कर दीजिए। शिबू सोरेन के योगदान को देखते हुए, उनके कर्म को बड़ा बड़ा काम होना चाहिए, जिसमें राष्ट्र को लगता है अगर है कि इस व्यक्ति ने बड़ा काम किया तो बड़ा राष्ट्रीय सम्मान इनको देना चाहिए। हम उस पर नहीं जाते हैं,
कि राष्ट्रीय सम्मान क्या होगा, ठीक। ये तय करें, पहला। दूसरा, झारखंड में ये टू अर्ली अभी कहना होगा है, अभी तो दुख का पल है, अभी कोई वह है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह मेरा होगा कि शिबू सोरेन की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई जाए, एक बहुत बड़ा शहीद पार्क बनाया जाए रांची के आसपास के इलाकों में, शहर में संभव नहीं है, मान लीजिए इतना बड़ा, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। बड़ा शहीद पार्क जिसमें कि झारखंड आंदोलन से जुड़े बाकी शहीदों का भी जिक्र हो जाए। अभी तक ऐसा कोई पार्क नहीं बना है फ्रीडम मूवमेंट का तो जिक्र है जी। लेकिन झारखंड आंदोलन, शिबू सोरेन इसलिए बने कि उनके साथ है सैकड़ों हजारों लोग खड़े थे जिन्होंने कुर्बानियां भी दी। तो गुरुजी आप लीड करें, उस बड़े पार्क में शिबू सोरेन की विशाल प्रतिमा रहे, विनोद बिहारी महतो रहे, बाकी लोग रहे, जितने लोग भी हैं, नाम गिनाना शुरू कर दें तो हजारों हैं, निर्मल दार हैं, मूर्ति रहे, तो एक रहे। और सिर्फ मूर्ति देखने नहीं, वो दर्शनीय स्थल, पूजनीय स्थल, पवित्र स्थल बन जाए, जो देश के आदिवासियों को राह दिखाने वाला हो, जहां पे आके वो प्रेरणा पा सके। तो एक ये काम होना चाहिए। दूसरा है उनके जीवन पर अध्ययन करने के लिए, जब उनके आंदोलन पर अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए टीम आती थी उन दिनों, तो अब उनके लिए एक आर्काइव्स बने, बड़ा आर्काइव्स बने, जिसमें पूरे झारखंड आंदोलन को, शिबू सोरेन को, उनके योगदान को, उनके कंसेप्ट को, उनके वैल्यूज को समझना पड़ेगा है, उसका जिक्र हो। अगर ये बताएं कि आज भी परंपरा के नाम पे आदिवासी समाज में हड़िया की प्रथा है, उस पर आपत्ति उठाने वाले हम कौन होते हैं? है। लेकिन गुरु जी क्या करते थे कि नशा मत करो, शराब न पियो, है ना, ये आपके विकास को चूंकि पूरा पैसा तो आप उसमें खर्च कर देते हैं, परंपरा के नाम पे जहां तक हो उसकी पूर्ति करो, जहां तक होगा है। तो अनेक इस तरह से पढ़ाई में, क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई में को आगे बढ़ने का पढ़ाएं, सिखाएं उसको, हैं अच्छे गुण सिखाएं। खुद गुरुजी शराब तो नहीं पीते थे, मांस मछली भी नहीं खाते थे। तो आप देखें, हम मांस मछली न खाए ये हमारा विषय भी नहीं है। तो ये अनेक चीजें हैं जो उनका अनुभव कहता है। तो एक ऐसा आर्काइव्स बने, एक ऐसा उनका सिद्धांत बने, उनका जो काम किया है वो बने हैं, जो लोगों को प्रेरित कर सके। तो ये एक बड़ा शहीद स्थल, वहां पर उनकी जीवनी, वहां पर आर्काइव्स जिनको अध्ययन करना है, और वो अध्ययन सिर्फ सोरेन नहीं, आदिवासी समाज ने जो राह दिखाई है, कोविड के समय दिखाया है, देश ने देखा है कि क्या हो सकता है, उसका जिक्र हो। आज आप तरसते रहिए, खोजते रहिए। है मेरी किताब जो है जी, उसमें मैंने प्रयास किया है कि करें, लेकिन हमारा लिमिटेशन है, एक व्यक्ति की सीमा बहुत कम होती है। इस पर अगर सरकार और पूरे झारखंड के लोग लग जाएं, जो दुर्लभ दस्तावेज है जिनके पास भी होगा, उसको जमा करें। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये राज्य की प्रॉपर्टी है, ये देश की प्रॉपर्टी है कि आदिवासी समाज की खासियत क्या क्या है, यहाँ की संस्कृति की रक्षा कैसे हो सकती है। इन सब चीजों का जिक्र करते हुए बड़ी लाइब्रेरी, बड़ा आर्काइव्स और बड़ी मूर्ति, ये सबको समा के एक ऐसा बने जो आकर्षण का केंद्र बने, झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए बने। तो उनके नाम को बहुत आगे ले जाएगा, यही एक इच्छा है, और इस पर सरकार विचार करे, उनको विचार करना है। ये एक सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए हम पंक्ति छोड़े जा रहे हैं मनोज कुमार सिन्हा जी की तरफ से। झारखंड के प्रणेता कहे जाने वाले शिबू सोरेन यानी कि देशोम गुरु अब हमारे बीच नहीं है, शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन उनकी कॉन्सेप्ट, उनकी बातें, उन्होंने जिस तरह से झारखंड को तैयार किया है, वो सदैव इस झारखंड के साथ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम विदा लेते हैं। जल्द ही आप देशोम गुरु के ऊपर और कई वीडियोस देख पाएंगे, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि अनुज भैया हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और गुरु जी को अंतिम जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।